नमस्कार। पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए पेपर कोड 890 और मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशंस दूंगी इंग्लिश सेक्शन के लिए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 76 टू क्वेश्चन नंबर 100। ये सभी वीडियोस जो है आपके लिए ये पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस की ओर से बनाए जा रहे हैं, पिनाकल कोचिंग सेंटर की ओर से बनाए जा रहे हैं और ये जो वीडियो है ये हिंदी भाषा में बनाया गया है। And at the same time, I would like to state that the same video has been made in English language also. For those students who are more comfortable in English, they can watch that video. तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं पेपर कोड 890 के इंग्लिश सेक्शन की क्वेश्चन नंबर 76 टू 100। क्वेश्चन नंबर 76 टू 80 इंस्ट्रक्शंस क्या है? इंस्ट्रक्शंस हैं कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर्स एंड सम आर करेक्ट. Find out which part of a sentence has an error. The number of that part is the answer. If a sentence is free from error, then your answer is D or no error. तो अब हम करने वाले हैं आपके साथ spot the error in the sentence. ठीक है, ये आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में ये आता है और एसएससी का तो डेफिनेटली टायर 1 का टायर 2 का दोनों का ही बहुत इंटीग्रल पार्ट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 76, ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी और फाइनली ये पार्ट डी। क्वेश्चन कहता है द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर्ड इज टेस्टिंग गुड। द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर्ड इज टेस्टिंग गुड। अब यहां पर देखिए द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर, द न्यू डिश इज पार्ट ए, पार्ट बी दैट आई ऑर्डर्ड इज टेस्टिंग गुड। एरर कहाँ है? यहाँ पर ये जो शब्द है टेस्ट, ओके, टेस्ट, सी, हियर, इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम आईएनजी नहीं लगाते। अगर इस वक्त भी आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है तो आप ये कहेंगे आई कैन हियर अ साउंड, आई कैन हियर अ वॉइस। आप ये नहीं कहेंगे आई एम हियरिंग अ साउंड, ये गलत हो जाएगा। आप सीइंग नहीं इस्तेमाल करते, आई एम सीइंग यू, गलत। आई कैन सी यू, हम इस तरह से बात करेंगे। सिमिलरली टेस्ट के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। जो पिनाकल नोट्स हैं उनमें काफी डिटेल में मैंने आपको इन शब्दों की पूरी सूची भेजी है। जो हमारे पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग बैच या हार्ड ड्राइव के स्टूडेंट्स हैं उनके पास वो लिस्ट होगी। टेंसेस में द टॉपिक टेंसेस है, उसके में देखना आप द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर्ड इज टेस्टिंग गुड इनकरेक्ट है, आपको इंस्टेड यूज करना है द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर्ड टेस्ट्स गुड। ये इज और टेस्टिंग दोनों हटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, increasing racism and hate crimes casted a shadow over elections. And finally, D part is no error. Increasing racism and hate crimes part A casted a shadow part B over elections part C and finally this is no error. Okay, D is no error. अब यहाँ पे error कहाँ है? Error इस शब्द में है casted में। ये जो शब्द होता है कास्ट, इसके जो 3 फॉर्म्स हैं वो कास्ट 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 ही हैं, कास्टेड इसका फॉर्म नहीं है। जैसे हर्ट के जो 3 फॉर्म्स हैं हर्ट 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 है, पुट के पुट 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 है, सिमिलरली कास्ट के कास्ट 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 ही है। पार्ट बी में एरर है, हमें कास्टेड के स्थान पर कास्ट का प्रयोग करना है। एरर इज इन पार्ट बी। नेक्स्ट वन, I have got your letter yesterday and felt happy to learn of your recovery. I have got your letter yesterday part A and felt happy to learn part B of your recovery part C and finally D, no error. Question number 78. अब देखिए जहां बहुत क्लियरली ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है वाक्यों में जो पास्ट की ओर इशारा करते हो, येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे, लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक, इन 1992, कोई साल हो जो पीछे का साल हो, दिस जनवरी, लास्ट संडे, इस तरह के शब्दों, वहां पर हमें सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना है या फिर हमें वहां पर पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आई हैव गॉट योर लेटर येस्टरडे गलत है, हैव को हटा दीजिए, फिर ये सही हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा आई गॉट योर लेटर येस्टरडे। अब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का बन गया। आई गॉट योर लेटर येस्टरडे एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न ऑफ योर रिकवरी। एरर कहां है? एरर पार्ट ए में है। क्वेश्चन नंबर 79, Sam is working in a bank in Chennai for the past 5 years. ठीक है, Sam is working part A in a bank in Chennai part B for the past 5 years part C and finally D is no error. Question number 79.
बहुत ही सिंपल सा है लेकिन ट्रिकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा बिल्कुल सही है, वो नो एरर की तरफ जाएंगे, परंतु इसमें एरर है। और एरर क्या है? एरर ये है कि सैम ने 5 साल पहले बैंक में काम करना स्टार्ट किया, तब से लेकर सैम अभी तक बैंक में काम कर रहा है। तो हमें यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, हमें यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अर्थ क्या है कि कोई काम पास्ट से लेकर अब तक निरंतर लगातार चल रहा है। देखिए यहाँ पर टोटल टाइम दिया हुआ है आपको। तो सैम हैज बीन वर्किंग का प्रयोग होगा। Sam has been working in a bank in Chennai for the past 5 years. Error is in part A. Part A में error है। Question number 80. Question number 80. People living in low-lying areas find it difficult to cope up with the floods. Question number 80. People living in low-lying areas find it difficult to cope up with the floods. Question number 80. कोप अप विद ये गलत होता है। कोप के साथ आप अप भी लगाएं और विद भी लगाएं, ये इनकरेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 80। अब कोप अप का मतलब क्या होता है या कोप विद का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हमने दोनों लगा रखे हैं। एक्चुअली आपको इस्तेमाल करना है कोप विद, और कोप विद का मतलब होता है किसी परिस्थिति से निपटना और पूरी कामयाबी के साथ निपटना। तो यहाँ पर आप ये वर्ड अप हटा दीजिए, ठीक है। People living in low-lying areas find it difficult to cope with the floods. बोलते टाइम हम बहुत बार ये गलती करते हैं, हम cope up with. You have to cope up with the new environment in the hostel. You have to cope up with the new circumstances in the city. इस तरह से हम बोलते हैं, पर ये गलत है। आपको कोप के साथ अप नहीं लगाना, केवल विद लगाना है, ठीक है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कोप विद द प्रेशर, ये सही है, लेकिन कोप अप विद द प्रेशर ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एरर कहाँ है? एरर जो है हमारा पार्ट सी में है। क्वेश्चन नंबर 80। और इसी के साथ हमारे जो 5 स्पॉट द एरर इन द सेंटेंसेस थे वो खत्म होते हैं। और मैं कहूंगी कि इस पेपर में जो स्पॉट द एरर इन द सेंटेंसेस थे वो आसान थे परंतु ट्रिकी थे। क्योंकि देखिए इस तरह की चीजें हम बोलते हैं, अगर हम बोलेंगे तो हमें लगेगा वो सही है, हमारे दिमाग में डाउट आएगा ही नहीं कि ये गलत भी हो सकता है, परंतु ये ट्रिकी थे ऑल्दो दे वर सिंपल। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से 84 तक। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रिंटेड इन बोल्ड एंड बिलो आर गिवन ऑल्टरनेटिव्स टू द बोल्ड सेंटेंस और पार्ट ऑफ द सेंटेंस ए बी सी विच में इंप्रूव द सेंटेंस। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अब हम करने वाले हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट को आपको सेंटेंस का एक पार्ट दिया जाएगा जो अंडरलाइंड होगा या हाईलाइटेड होगा, और उस अंडरलाइंड और हाईलाइटेड पार्ट के लिए आपको 4 विकल्प भी दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ए बी सी और डी। एक विकल्प आपका नो इंप्रूवमेंट होता है जिसमें ये है कि जो आपको दिया गया है शायद वही सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81। When we bought the house, we could tell that it was a large, ये adjective of size है, new, adjective of age, compact, quality, bright house, ये हमारे adjectives हैं। अब adjectives को लगाने का भी एक particular order होता है, क्रम होता है। अलग अलग प्रकार के adjectives होते हैं, adjective of order, adjective of quality, adjective of purpose, proper adjective, बहुत सारे प्रकार के adjectives होते हैं, तो उनका भी एक order होता है। और इसमें जो सही order है वो यहाँ पर लगाया गया है C में। It was a new, large, compact, bright house. C में जो order है वो बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 81, my answer is C. अगला है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82, माइग्रेंट वर्कर्स कैन बी सीन वर्किंग ऑन मेनी ऑफ द बिल्डिंग प्लेसेस इन न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82। अब यहाँ पर प्लेसेस हाईलाइटेड है। एक है साइट्स, SITES, प्रेमिसेस, PREMISES, लोकेशंस, और दूसरा है चौथा है हमारा नो इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 82। अब यहाँ पर ऑन मेनी ऑफ द बिल्डिंग साइट्स, ठीक है, यहाँ पर साइट्स होगा ऐसी जगह जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, उनको हम साइट्स कहते हैं, SITES, या जहां पर कोई चीज सेटअप की जाएगी। जैसे मैंने फैक्ट्री के लिए नई साइट देखी है, SITE, ये स्पेलिंग होती है। यहाँ पर आंसर हमारा ए है, साइट्स। अब प्रेमिसेस क्या होते हैं? यहाँ पर प्रेमिसेस भी दिया गया है।
प्रेमिसेस होता है कोई बिल्डिंग और उसके आसपास का एरिया, उनको हम प्रेमिसेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल्स आर नॉट अलाउड विद इन द प्रेमिसेस, मतलब जैसे आप यहाँ पर प्रवेश करेंगे मोबाइल लाना मना है, तो प्रेमिसेस का मतलब ये होता है अ प्लेस वेयर बिल्डिंग एटसेट्रा वाज और इज लोकेटेड, ये इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 82 आंसर हमारा ए है। Question number 83. Question number 83. Indian English has come of age and has been accepted as a legitimate category the world over. Question number 83. Legitimate. Legitimate मतलब जायज. Literate. Literate तो शिक्षित होता है. Local स्थानीय. Illegal. Illegal गैर कानूनी होता है. यहाँ पर जो legitimate है ये बिल्कुल सही है. Question number 83. Answer will be D. No improvement. अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 84. इफ दे वर नोइंग अबाउट द क्रैब्स दे वुड नॉट हैव डिसाइडेड टू पिकनिक देयर. इफ दे वर नोइंग अबाउट द क्रैब्स दे वुड नॉट हैव डिसाइडेड टू पिकनिक देयर. अब ये एक पास्ट का काल्पनिक सेंटेंस है कि अगर उनको केकड़ों के बारे में पता होता तो वो वहां पिकनिक नहीं करते। इसका मतलब है कि उन्होंने वहां पिकनिक की और साथ में उनको केकड़ों के बारे में नहीं पता था, ये दोनों ही बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 84 ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस, राइट, कंडीशनल सेंटेंस भी है ये। क्वेश्चन नंबर 84 इफ दे वर नोइंग अबाउट द क्रैब्स दे वुड नॉट हैव डिसाइडेड टू पिकनिक देयर, ये गलत है। इफ दे had known about the crabs, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा क्योंकि ये पास्ट का इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस है। इनके पर्टिकुलर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, 3 तरह के होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पर आंसर है ए। जनरली जब आप देखेंगे कि वाक्य के एक पार्ट में वुड के साथ हैव का प्रयोग करके थर्ड फॉर्म लगाई गई है, तो दूसरे वाला जो पार्ट होता है उसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। 84। Next one, question number 85 to 88. In the following question, sentences are given with blanks to be filled with appropriate words. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of the 4 as your answer. अब हम किस पर आ रहे हैं? अब हम आ रहे हैं fill in the blanks पर। फिल इन द ब्लैंक्स पर चलते हैं हम, और बहुत बार आपको फिल इन द ब्लैंक्स प्रेपोजिशन से रिलेटेड फिर आपके रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड हर प्रकार के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं हम। ही वॉज डैश एंग्री टू स्पीक टू मी, he was so angry to speak to me, he was too angry to speak to me, he was that angry to speak to me, या he was such angry to speak to me। हमेशा याद रखना कि जब ये वाला टू प्रयोग किया गया है वाक्य में तो उसके साथ दूसरे वाला टू लगता है, ये वाला टू, और जब सो का प्रयोग किया जाता है तो सो की पेयरिंग हमेशा दैट के साथ होती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं he was so angry that he did not speak to me, हम ऐसे भी कह सकते हैं he was too angry to speak to me। ये हमारा राइट है, ऑप्शन बी, यानी कि वो इतना ज्यादा नाराज था कि उसने मुझसे बात नहीं की। क्वेश्चन नंबर 85, माय आंसर इज गोइंग टू बी बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, I wish I dash a pen। क्वेश्चन नंबर 86, I wish I dash a pen। ठीक है, अब ये हमारा एक काल्पनिक सेंटेंस है, एक इमेजिनरी सेंटेंस है। काश में एक कलम होता या काश में एक कलम होती। I wish I dash a pen। इमेजिनरी सेंटेंसेस में was का प्रयोग नहीं होता है, भले ही आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अगर यहाँ पर I के स्थान पर he भी होता, जैसे मैं ऐसे कह सकती थी he wishes फिर he, उन स्थानों पर भी आपको जो वर्ब लगानी है वो वर होगी, वर हमारी प्लूरल वर्ब लगेगी। तो I wish I were a pen। क्वेश्चन नंबर 86, आंसर इज ए। देखिए तभी मैं कहती हूँ बिल्कुल डिटेल में आप ग्रामर के रूल्स पढ़िए, सारे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह 50% क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपके डायरेक्टली ग्रामर रूल से आते हैं, क्योंकि ये आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जरूर पढ़ेंगे कि अगर इमेजिनरी सेंटेंस है तो वहां पर was के स्थान पर वर होगा। और मैं बहुत बार अपने वीडियोस में कहती हूँ कि याद करो, आपको 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में एक निबंध लिखने के लिए आया करता था, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट, क्योंकि आई के साथ तो वॉज लगता है, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज ईटिंग, लेकिन जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो वो काल्पनिक है ना, कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या क्या करता, तो वहां पर वर लगता है क्योंकि वो काल्पनिक है। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 87,
Look after your health dash you should repent later on. Question number 87. Look after your health dash you should repent later on. Look after your health as you should repent later on. Look after your health because you should repent later on. Because हम कारण बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पर look after your health till you should repent later on या lest you repent later on. और हमने कंजंक्शंस में बहुत क्लियरली किया है कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है, इसलिए लुक आफ्टर योर हेल्थ लेस्ट यू शुड रिपेंट लेटर ऑन. क्वेश्चन नंबर 87 आंसर जो है वो डी है. क्वेश्चन नंबर 88. क्वेश्चन नंबर 88. एवरी ईयर millions of tourists dash the Anna Centenary Library in Chennai. Every year, millions of tourists visiting the Anna Centenary Library, visit the Anna Centenary Library, are visiting the Anna Centenary Library in Chennai, visited the Anna Centenary Library in Chennai. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 88. अब हम एवरी ईयर हर साल ये चीज होती है कि बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो विजिट करते हैं, तो ये एक हैबिचुअल एक्शन है, रेपिटेटिव एक्शन है, राइट. ये और जितने भी हैबिचुअल और रेपिटेटिव एक्शंस होते हैं जो रिपीट होते हैं उनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, तो मुझे यहाँ पर विजिट का प्रयोग करना होगा. एवरी ईयर मिलियंस ऑफ टूरिस्ट्स विजिट the Anna Centenary Library in Chennai. क्वेश्चन नंबर 88 आंसर जो है वो बी है. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 89 और 90 हमने फिल इन द ब्लैंक्स किए. उसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर से रिलेटेड थे और जो बाकी 2 थे उनमें बाकी जो 2 थे वो भी इजी ही थे. मैं कहूंगी ओवरऑल आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स थे वो आसान थे. क्वेश्चन नंबर 89 to 90. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स आर गिवन इन ईच क्वेश्चन आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्टली स्पेल्ड. अब हम चलते हैं स्पेलिंग पर. और स्पेलिंग में यहाँ पर देखिए कि आपको एक ही शब्द के लिए 4 डिफरेंट स्पेलिंग दी गई है क्वेश्चन नंबर 89 में, और आपको बताना है कि सही स्पेलिंग क्या है. सही स्पेलिंग कैंपेन की CAMPAIGNS, ये है कैंपेन्स की सही स्पेलिंग. और सही स्पेलिंग कहाँ है? यहाँ है CAMPAIGNS कैंपेन्स. क्वेश्चन नंबर 89 आंसर विल बी डी. क्वेश्चन नंबर 90. क्वेश्चन नंबर 90 हम चलते हैं. क्या है क्वेश्चन नंबर 90? रिदम. रिदम की राइट स्पेलिंग क्या है? रिदम की राइट स्पेलिंग RHYTHM. RHYTHM ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है. RHYTHM. सेम स्पेलिंग यहां पर भी दी हुई है. ये एक टाइपिंग एरर है, इसको आप करेक्ट कर लेना. क्वेश्चन नंबर 90 RHYTHM, दिस इज द राइट स्पेलिंग. क्वेश्चन नंबर 90. अब स्पेलिंग हमारी दोनों इजी थी. अब हम चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन पर. क्वेश्चन नंबर 91 to 95. क्वेश्चन नंबर 91 to 95. In the following questions you have passages with 5 questions. Read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the 4 alternatives. अब हम कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं. मैं पहले आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन पढ़ती हूँ और उसके बाद आपको समझाकर आगे बढ़ेंगे. The Great Pyramid at Giza is one of the world's most amazing landmarks. यहाँ पर पिरामिड्स की बात होगी. इजिप्ट में पिरामिड्स हैं और ये बहुत ही प्राचीन काल से हैं, वर्ल्ड फेमस हैं. Rising high above the Sahara Desert in the Giza region of northern Egypt. ये पिरामिड्स कहाँ लोकेटेड है? ये नॉर्दर्न इजिप्ट के गीजा रीजन में लोकेटेड है. The Great Pyramid stands some 450 feet in the burning desert sky and occupies an area of 13 acres. तो जिस पिरामिड की बात हो रही है यहाँ पर, द ग्रेट पिरामिड एट गीजा, वो 450 फीट ऊंचाई में है. द ग्रेट पिरामिड स्टैंड सम सो मेनी फीट इनटू द बर्निंग डेजर्ट स्काई, क्योंकि ये डेजर्ट में लोकेटेड है तो बहुत ज्यादा गर्मी है ये, और 13 एकड़ का एरिया ये ऑक्यूपाई करता है. The rough climate of the Sahara has actually caused the pyramid to shrink 30 feet from its original height. और जितनी उसकी ओरिजिनल हाइट थी अब उससे 30 फीट कम हो चुका है. The pyramid was such an amazing feat of engineering that it remained the tallest structure in the world for over 3800 years.
और इसके बनाने वालों की इतनी तारीफ की गई है यहाँ पर कि करीबन 3800 ईयर्स तक ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में था। The entire pyramid was originally faced with polished limestone to make it shine brilliantly in the sun. वो सूरज में चमके इसके लिए लाइमस्टोन का प्रयोग किया गया था। Most Egyptologists, scientists who study ancient Egypt, तो इजिप्टोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो प्राचीन इजिप्ट पर अध्ययन करते हैं, agree that the Great Pyramid was built around 2560 BC. तो जब बात होती है कि कब बना था, तो ये बना था 2560 BC के आसपास, और वो भी ईसा पूर्व 2560 BC के आसपास। It took tens of thousands of workers 20 years to build, और इसको बनाने के लिए बहुत से मजदूरों ने काम किया और करीबन 20 साल लगे। The pyramid contains over 2 million stone blocks. इसमें कितने स्टोन ब्लॉक्स हैं? इतने हैं 2 million. Although most of the blocks were 2 or 3 tons, some weigh up to 80 tons. अब यहाँ पर इन ब्लॉक्स का वजन कितना था? कुछ एक तो ऐसे थे, मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स इनफैक्ट अधिकतर जो 2 से 3 टन के थे और कुछ 80 टन तक के भी थे। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वाज ऑर्डर्ड बिल्ट बाय द फैरो। फैरो होता है राजा, इजिप्ट के राजा को फैरो कहते थे। कि ये जो पिरामिड है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, इसको बनवाया था वहां के राजा फैरो कूफू एज अ मैग्निफिसेंट टूम। ये उनका मकबरा है। His वजीर, उनका जो सलाहकार था, उनका जो वजीर था हेमन, is credited with being the pyramids architect। और जो उनका वजीर था, जो उसने इसको पूरे को डिजाइन किया था, वो आर्किटेक्ट था इसका। Khufu's pyramid is actually part of a complex of pyramids that includes the pyramid of Khafre, the smaller pyramid of Menkure, a variety of smaller pyramids and structures of the Great Phoenix. The Great Pyramid of Giza is the last remaining of the 7 wonders of the world. आगे कहते हैं कि इसके साथ साथ वहां आसपास कुछ और भी पिरामिड्स हैं, उनके नाम दिए गए हैं। और ये जो पिरामिड है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, ये वर्ल्ड के 7 अद्भुत चीजों में से एक है। द लास्ट रिमेनिंग, जो 7 थी उनमें से जो लास्ट रिमेनिंग हमारे एंशिएंट के अलग हैं और मॉडर्न वर्ल्ड के अलग हैं। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या कहते हैं। तो मैंने आपको ये कॉम्प्रिहेंशन समझाने की कोशिश की, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी, आसान सी ही थी। अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आए हैं। पहले वाला कहता है विच ऑफ दीज डज नॉट हाउस द ग्रेट पिरामिड। ग्रेट पिरामिड कहाँ नहीं है? गीजा में नहीं है, सदर्न इजिप्ट में नहीं है, नॉर्दर्न इजिप्ट में नहीं है, या सहारा डेजर्ट में नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें, देखिए एसएससी कॉम्प्रिहेंशन मुश्किल नहीं होती है, पर आपको आंसर जरूर ढूंढना पड़ता है, थोड़ी ट्रिकी होती है। अब यहाँ पर बहुत साफ दिया हुआ है, देखिए राइजिंग हाई अबव द सहारा डेजर्ट इन द गीजा, तो सहारा डेजर्ट में भी ये है और गीजा में भी है। रीजन ऑफ नॉर्दर्न इजिप्ट, और ये सब कुछ कहाँ, ये सहारा डेजर्ट और गीजा रीजन ये नॉर्दर्न इजिप्ट में है, तो नॉर्दर्न इजिप्ट में भी है हमारा। तो विच ऑफ दीज डज नॉट हाउस, इनमें से कहाँ नहीं है जो ग्रेट पिरामिड है? तो सदर्न इजिप्ट में नहीं है, सदर्न इजिप्ट में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 91 हमारा आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 91 आंसर इज गोइंग टू बी डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 92 कहता है हाउ मेनी स्टोन ब्लॉक्स कंस्टिट्यूट द पिरामिड। पिरामिड कितने स्टोन ब्लॉक्स का बना हुआ है? कितने स्टोन ब्लॉक्स का बना हुआ है? क्वेश्चन नंबर 92। अब इसका आंसर है 4500, 3800, मोर देन 2 मिलियन, या फिर 2560, ये पूछा गया है इसमें। अब इसका आंसर देखते हैं हम क्या है। हाउ मेनी स्टोन ब्लॉक्स कॉन्स्टिट्यूट द पिरामिड। देखिए बहुत क्लियरली यहाँ दिया है द पिरामिड कंटेन्स ओवर 2 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स, है ना, ओवर का मतलब ज्यादा, तो इसका आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 92 का जो आंसर है वो बी है, क्वेश्चन नंबर 92। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 टू बी डन। ये पूछता है कि मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स इन द पिरामिड वे अबाउट टन्स। मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स का वेट कितना है? 5, 80, 2 और 3, या फिर 4500। देखो यहाँ पर क्लियरली आंसर दिया है ऑल्दो मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स वे 2 और 3 टन्स। तो आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 93 आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं अब हम।
Which of the following definitions best describes the meaning of complex in the passage? पिरामिड, मटेरियल, ग्रुप या आर्मी। तो यहां पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। शब्द कॉम्प्लेक्स का प्रयोग किया गया है। हमारी कॉम्प्रिहेंशन में कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। मैं ऐसे भी कह सकती हूँ इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मतलब कि मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है। मैं ऐसे भी कह सकती हूँ ही हैज डेवलप्ड अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो एक अलग प्रकार का कॉम्प्लेक्स है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया है कि Khufu's pyramid is actually a part of a complex of pyramids. यहाँ पर complex of pyramids that includes this. What does complex mean? Complex means pyramid, complex means material, complex का मतलब ग्रुप है या आर्मी है। आप इसके बाद वाली अगर लाइनें पढ़े ना, फिर यहाँ पे देखिए कौन कौन से इस ग्रुप में शामिल हैं। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का मतलब ग्रुप या समूह से है। तो इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर है सी, 94 सी। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? इनमें से क्या झूठ है? क्या झूठ है? अब हम देखते हैं। द ग्रेट पिरामिड इज द लास्ट ऑफ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये देखिए यहाँ दिया है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इज द लास्ट रिमेनिंग ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। काफी क्लियरली यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या कहता है? उसके बाद ये पूछता है कि Khufu was Haman's वजीर एंड आर्किटेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95 के बी में Khufu was Haman's वजीर एंड आर्किटेक्ट, ये इसमें पूछा गया है। फिर है द पिरामिड टुक टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स अबाउट 20 years टू कंप्लीट इट। ये भी सही है और ये भी सही है। हेमन was Khufu's वजीर एंड आर्किटेक्ट। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम। Khufu's pyramid is actually a part of a complex। उससे पहले देखना होगा his wazir advisor Haman is credited with being pyramids architect। करेक्ट। यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन नंबर 95, इसका बी ऑप्शन Khufu was Haman's वजीर एंड आर्किटेक्ट, ये गलत है। देखिए थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, राजा का नाम क्या है? राजा का नाम Khufu है और उनके जो वजीर है, वजीर का नाम क्या है? देखिए हिज वजीर एंड एडवाइजर। वजीर और एडवाइजर कौन है? हेमन, HEMON। और ये था जो कि पिरामिड का आर्किटेक्ट था। ये वाला जो है हमारा सही है और ये वाला गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 95 बी इज द राइट आंसर, 95। आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन थी सिंपल एंड इजी, लेकिन आंसर्स ढूंढने में थोड़ी दिक्कत थी। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप काफी बार दोबारा पढ़ते नहीं है, फट से बस आंसर पे मार्क करना चाहते हैं, अगर वैसा आप इस कॉम्प्रिहेंशन में करेंगे तो गलती करने की संभावनाएं अच्छी खासी हैं। क्वेश्चन नंबर 95। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 to 100। क्वेश्चन नंबर 96 to 100, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 alternatives आर गिवन फॉर द idiom और phrase printed in bold in the sentence। अब हमें क्या करना है? अब हमें चलना है idioms and phrases पर। idioms and phrases। The issues were settled in court, but after a few days it was back to square one। और ये to square one हमारा highlighted part है। क्वेश्चन नंबर 96। अब बैक टू स्क्वायर वन आपने सुना होगा, ये बैक टू स्क्वायर वन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जहां से चले थे वहीं लौट कर आ जाना। मतलब कि कोई भी बढ़ोतरी ना होना, कोई भी तरक्की ना होना, प्रॉब्लम का जो का त्यों बना रहना। क्वेश्चन नंबर 96। तो इसका मतलब क्या हुआ? टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, टू रन टू द फर्स्ट स्क्वायर, टू स्टार्ट एंड रन, टू कम टू अ स्टॉप, टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 96। 97. Politicians enjoy blowing their own trumpets। Question number 97. Politicians enjoy blowing their own trumpets to boast about their, ये है, इसका हिंदी है कि अपनी बीन खुद बजाना। और अपनी बीन खुद बजाने का मतलब क्या है? अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, खुद की तारीफ करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 97 मेरा आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 98, स्टूडेंट्स मस्ट लर्न टू कीप देयर बिलोंगिंग्स इन एप्पल पाई ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 98, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर होता है परफेक्ट ऑर्डर, चीजें बिल्कुल जैसी सटीक साफ सुथरी होनी चाहिए वैसी ही हैं। क्वेश्चन नंबर 98 आंसर है बी। 99, scientific knowledge is no longer a closed book in this 21st century।
और क्या होती है क्लोज्ड बुक? हम बहुत बार कहते हैं इट्स अ क्लोज्ड चैप्टर, इट्स अ क्लोज्ड बुक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई रहस्यमयी बात। अब कोई किताब बंदी है तो जितने रहस्य हैं उसके अंदर ही बंद है। आपने इसका एक ऑपोजिट भी है इंग्लिश में, इट्स एन ओपन बुक, माई लाइफ इज एन ओपन बुक। ओपन बुक जिसको हर कोई पढ़ सकता है, यानी कि उसके बारे में कुछ भी रहस्यमय नहीं है। तो साइंटिफिक नॉलेज इज नो लॉन्गर अ क्लोज्ड बुक। क्लोज्ड बुक का मतलब क्या होगा यहाँ पर? अ मिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 99, आंसर विल बी सी। 100. It takes a month of Sundays to chop all that wood. Question number 100. It takes a month of Sundays to chop all that wood. A short period, no time, a long time या फिर a special Sunday. इसका आंसर होगा a long time. A month of Sundays का मतलब होता है बहुत लंबा समय। A month of Sundays. और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर में। आप इसका इंग्लिश मीडियम किया, वो भी हिंदी भाषा में, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में ज्यादा कंफर्टेबल हैं वो समझ सकें। तो इसी के साथ ये खत्म होता है। ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।